हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस में एक छोटा सा टॉपिक है रेस्पायरेशन। आज हम लोग रेस्पायरेशन के बारे में बात करेंगे। आप अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं न्यूट्रिशन वाला तो ज़रूर देख लें, क्योंकि वो जब देखेंगे तभी आपको बेटर से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेस हम लोग अपने बॉडी को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उस एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जिसमें हम लोगों को मेनली 4 लाइफ प्रोसेस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना था। ठीक है, इसमें से पहला था हमारा न्यूट्रिशन, सेकेंड वन रेस्पायरेशन, थर्ड वन इज हमारा ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। तो पिछले लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा दिया है। ठीक है, आप वहाँ से वीडियो जा करके देख सकते हैं, लिंक में हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे रेस्पायरेशन के बारे में कि रेस्पायरेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सवाल आता है, ये क्वेश्चन उठता है कि हम लोग खाना खाते क्यों हैं। ठीक है, किसी भी एक ले पर्सन से आप पूछते हैं कि आप खाना क्यों खाते हैं, तो वो यही बोलता है कि हम एनर्जी के लिए खाते हैं। ठीक है, एनर्जी चाहिए, हमको काम करना होता है। ठीक है, तो फिर ये सवाल आता है कि एनर्जी आता कहाँ से, ये एनर्जी कैसे बना। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हमने कहा कि हमने जब फूड इनटेक किया वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गया और उसका ब्रेक डाउन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो फूड हमारे ब्लड में गया, और ब्लड में जाने के बाद वो फूड हमारे सेल्स के पास गया। कहाँ गया? सेल्स के पास। अब सेल्स के अंदर उस फूड के साथ क्या होगा, इसी प्रोसेस को आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। हम लोग क्या करेंगे रेस्पायरेशन में, जो हमने फूड इनटेक किया है, जो हमने खाना खाया है, अब उस फूड को और ब्रेक डाउन करेंगे और स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करेंगे, और उससे जो एनर्जी मिलेगा उससे हम वर्क करेंगे, अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। जैसे आपको एक फिगर में दिखाया जा रहा है कि ये एक बर्ड्स है। ठीक है, ये बर्ड्स ये इसका फूड यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बर्ड्स जब इस फूड को इनटेक करेगा तो ये कहलाएगा, ये प्रोसेस इस फूड को जब इनटेक करेगा, इसके बॉडी में डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, तो ये सारे प्रोसेस जब इसके बॉडी में होगा तो इसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, लेकिन जब ये फूड ये इसके बॉडी में गया और इस फूड का जो स्मॉलर पार्टिकल बना उसका और फर्दर ब्रेक डाउन होगा, उस ब्रेक डाउन के लिए हम क्या करना पड़ेगा? रेस्पायरेशन करना पड़ेगा। तो ये बर्ड क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेगा। क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा, और इस फूड को, ये जो इसने खाया है, इस फूड को अब और ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको वो बॉडी से बाहर निकाल देगा, साथ में वाटर निकालेगा जिसको वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगा, और साथ में उसको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा, और इसी एनर्जी को यूज करके ये बर्ड्स पूरी जहान में उड़ेगा, है ना, पूरे जहां का चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। आता पहला एक सवाल कंफ्यूजन होता है कि ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों अलग चीज नहीं है। ठीक है, जहां पे हम ब्रीदिंग बोलते हैं रेस्पायरेशन आएगा, रेस्पायरेशन बोलेंगे ब्रीदिंग आएगा। दोनों एक दूसरे का दोस्त है, दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों को एक भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को एक भी नहीं बोल सकते हो, दोनों को अलग रख भी नहीं सकते हो, तो फिर समझना पड़ेगा ये दोनों है क्या। ठीक है, तो ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में हम लोग डिफरेंस समझते हैं। ये आपके बोर्ड में 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, पहला ब्रीदिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर इन आउट द लंग्स। हम लोग जब एयर क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पायरेशन ये प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, फूड का ब्रेक डाउन करना ये कहलाता है रेस्पायरेशन। ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन लंग्स। हम लोग जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं ये लंग्स तक जाता है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर से लेकर के लंग्स तक जो एयर गया है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोल रहे हैं। तो ये कहाँ हो रहा है? लंग्स में हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो रेस्पायरेशन है इट टेक प्लेस इन ऑल सेल्स। हमारे बॉडी के हर सेल्स को एनर्जी चाहिए, हर सेल्स को फूड चाहिए, तो हर सेल्स के अंदर ये फूड गया होगा और उस फूड का हर सेल्स में ब्रेक डाउन होगा। तो जो रेस्पायरेशन प्रोसेस है वो सेलुलर लेवल है। क्या है? सेल के लेवल पे, हर सेल के अंदर ये प्रोसेस होता है, जबकि हमारा ब्रीदिंग लंग्स के अंदर सिर्फ होता है। ठीक है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। क्या है? ये एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि हमारा रेस्पायरेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। क्या है? केमिकल प्रोसेस है, इसमें केमिकल रिएक्शन होंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टेप वाइज केमिकल रिएक्शन होंगे, तब फूड का ब्रेक डाउन होगा। ठीक है,
इसमें ब्रीथिंग में क्या होता है, कोई एनर्जी हमको नहीं मिलता है, हम जो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ दे रहे हैं इससे कोई एनर्जी हमको नहीं मिल रहा है, दैट इज ब्रीथिंग, ठीक है। बट रेस्पायरेशन में क्या हो रहा है, एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब वही फूड जो हमने इंटेक किया था वो सेल के अंदर गया और वहाँ पे उस फूड का ब्रेक डाउन होगा और आफ्टर ब्रेक डाउन वहाँ से कुछ एनर्जी निकलेंगे और वो एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगा भाई, तो वो निकलेगा एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में निकलेगा, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इनमें 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं। यही फॉस्फेट बॉन्ड जब टूटता है तो एनर्जी रिलीज होता है और उस एनर्जी को यूज करके हम बॉडी के सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन के बारे में। इसके बारे में टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन के बारे में कि टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके का रेस्पायरेशन होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, वैसा रेस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन की मांग होती है, विदाउट ऑक्सीजन वो कोई फूड ब्रेक डाउन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है, हमने बोला था कि भाई सेल के लेवल पर रेस्पायरेशन होगा, है ना, सेल के लेवल पे होगा। तो आप 9th क्लास में सेल के बारे में पढ़े होंगे कि सेल को जब हम देखते हैं तो बाहर में सेल मेम्ब्रेन होता है, अंदर में साइटोप्लाज्म होता है, फिर उसके अंदर जाते हैं तो न्यूक्लियस होता है। सेल साइटोप्लाज्म में ही बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, उस सेल ऑर्गेनिल्स में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये जो एरोबिक रेस्पायरेशन होगा कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में भी होगा। इसके कुछ स्टेप साइटोप्लाज्म में भी होंगे और कुछ स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होगा, ठीक है। बट एनारोबिक की बात करें तो कह रहा है ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये प्रोसेस होगा। इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म ओनली, ये कहाँ होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही ये प्रोसेस होता है। डिफरेंस समझ में आ रहा। नेक्स्ट है कंप्लीट ब्रेकडाउन। क्या लिखा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पायरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, पार्शियल ब्रेकडाउन हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है एरोबिक में क्या आ रहा है, इंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में एनर्जी भी निकलते हैं। जबकि एनारोबिक रेस्पायरेशन में ऐसा नहीं होता है। इन प्रोडक्ट हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ एल्कोहल्स निकलते हैं, कुछ लैक्टिक एसिड निकलते हैं, ठीक है। तो एल्कोहल जब निकलता है तो उसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जब लैक्टिक एसिड निकलता है तो हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फिर टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पायरेशन की बात करें तो इसमें 2 है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में होता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट क्या है, एक फंजाई है, एक यूनिसेल्युलर फंजाई है, उसमें ये प्रोसेस देखा गया है। इट ऑकर्स इन ईस्ट इज इनकम्प्लीट। हमने क्या बोला कि एनारोबिक रेस्पायरेशन में इनकम्प्लीट फूड का ब्रेकडाउन होता है। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन का मतलब ही हुआ ब्रेकडाउन, ऑकर्स अंडर एनारोबिक कंडीशन बाय ए सेट ऑफ रिएक्शन। इसमें भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बट क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। वेयर पाइरुवेट इज कन्वर्टेड टू एल्कोहल। किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में। साथ में क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकला, एनर्जी। यही एनर्जी तो हमको बनाना था, ठीक है। ये था हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। इसको याद रखना है, जब हम लोग एल्कोहल बनाते हैं, जो एल्कोहल की फैक्ट्री होती है वहाँ पे इस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है एल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये क्या है, ये भी एक एनारोबिक रेस्पायरेशन का टाइप्स है। इसमें क्या होगा, एल्कोहल ना बनकर के क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। इट इन्वॉल्व्स कन्वर्सन ऑफ पाइरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड। अब आप बोल रहे होंगे कि सर ये पाइरुवेट कहाँ से आया, अभी तो आप बोल रहे थे ग्लूकोज टूटेगा, ये पाइरुवेट कहाँ से आया। तो घबराने की बात नहीं है, इसके बाद हम आपको एक रिएक्शन दिखाएंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दिस ऑकर्स इन एनिमल सेल्स एंड टिश्यूज। जब आप दौड़ करके कहीं जाते हो या एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल्स में क्रैम्प होने लगता है, आपके मसल्स पेन करने लगते हैं, आप घबराने लगते हो, रुक जाते हो, लंबी लंबी सांसें लेने लगते हो, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है भाई, तो ये हो रहा है क्योंकि लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में बन गया। क्योंकि जब आप दौड़ रहे थे तो आपके मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए थे काम करने के लिए, बट आप ऑक्सीजन तो वही रेट से ले रहे थे, उसी
रेट से रेस्पायरेशन कर रहे थे। तो उस रेट को मेंटेन करने के लिए, एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे मसल सेल ने क्या किया, ऑक्सीजन का वेट नहीं किया, ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही क्या किया, वो एरोबिक, वो तो क्या करना, उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी बनाने के लिए वो एरोबिक रास्ते को छोड़ दिया और एनारोबिक रास्ते में, किस रास्ते में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के रास्ते को पकड़ लिया और हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन होने लगता है। दैट्स वाई हम लोगों को मसल्स में पेन होता है, क्रैम्प्स होता है। ठीक है, दिख रहा होगा इस फिगर में, ये पर्सन मॉर्निंग वॉक पे निकला है और कुछ देर के बाद वो अपने पैर को पकड़ के ऐसे सोच रहा है कि क्या हो रहा है इसमें, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, जब हम कोई भी हाई लेवल का फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, और एक्सरसाइज करते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए नेक्स्ट, अब आता है रेस्पायरेशन प्रोसेस, जो हमने बोला था कि सेल के अंदर सर क्या होता है, इसको समझाइए। ठीक है, तो आप समझते हैं। जैसे हमने बोला कि जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज हमारे सेल्स के पास जाता है, एवरी सेल के पास जाता है। ये ग्लूकोज जैसे ही सेल्स के पास जाएगा, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। हमने बोला कि जो एरोबिक रेस्पायरेशन है वो साइटोप्लाज्म में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में क्या होगा, पाइरूवेट में टूट जाएगा। इसमें टूट जाएगा पाइरूवेट में। कहीं भी लिखा रहे पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, दोनों सेम ही है, बस चार्ज का फर्क है। तो पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड कहीं पे लिखा है तो बिल्कुल घबराना नहीं है। तो ये ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल का होता है, 6 कार्बन का होता है। आपको पता होगा ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन का बना होता है। जब ये सेल के अंदर जाएगा तो साइटोप्लाज्म में इसको बीच से 2 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, 3 कार्बन का पाइरूवेट बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा, पाइरूवेट। अब इस पाइरूवेट, ये पाइरूवेट डिसाइड करेगा कि हमको क्या करना है। ठीक है, हम लोग जब 10th क्लास में रहते हैं तो ऑल सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, लगभग सब सब्जेक्ट लेते हैं। 10th तक हमको साइंस, SST हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, उर्दू हिंदी सब। लेकिन आफ्टर 10 हम डिसाइड करते हैं हमको कहाँ जाना है ना। अगर हम साइंस लेते हैं तो क्या लेते हैं, साइंस लेते हैं तो ISC करते हैं, कॉमर्स लेते हैं तो आईकम करते हैं, और आर्ट्स लेते हैं तो IA करते हैं। तो हम वहाँ से रास्ता हमारा डिवाइड हो जाता है, हमारा डिपार्टमेंट बढ़ जाता है, हम अलग अलग डिपार्टमेंट में इंटर कर जाते हैं। उसी तरह हमारे शरीर में जब ग्लूकोज आया होगा तो ग्लूकोज यहाँ तक तो ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में गया और पाइरूवेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको यहाँ से डिसाइड करना है कि भैया हमको किधर जाना है। अगर ऑक्सीजन है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, हम एनारोबिक नहीं एरोबिक रेस्पायरेशन करेंगे। हम आपको बताया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन सा रेस्पायरेशन होता है, एरोबिक। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है, तो ये पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। ये रहा हमारा एरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, लेकिन मान लो नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, तो क्या होगा भाई, लैक है, कमी है, ऑक्सीजन की कमी होगा कहाँ, मसल्स में। तब क्या होगा, यही पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में, जो 3 कार्बन का है, और साथ में क्या देगा, एनर्जी देगा, और इस एनर्जी को यूज करके हम काम चलाएंगे। ठीक है, चलो पाइरूवेट अगर मान लो पूरी तरीके से ऑक्सीजन हमारा एब्सेंट है तो ये कहाँ देखा गया, ईस्ट में। कहाँ देखा गया, ईस्ट में। ये टूट जाएगा इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, साथ में क्या देगा, एनर्जी देगा। और इसी को यूज करते हैं हम लोग फैक्ट्री वगैरह में, क्या बनाने के लिए, एल्कोहल बनाने के लिए। चलिए, तो ये था हमारा सेल्यूलर लेवल का रेस्पायरेशन। ठीक है, इंट्रासेल्यूलर, सेल के अंदर जाके हमने आपको बताया कि इस ग्लूकोज के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बता ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि सर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम लोग जो सांस लेते हैं कैसे होता है आखिर। ठीक है, इस प्रोसेस को समझते हैं। ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। ठीक है, कह रहा इन ह्यूमन्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल गैसियस एक्सचेंज। हम लोगों के बॉडी के सरफेस से कहीं से गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। हम लोग को जब भी ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है, तो वो डायरेक्ट कहाँ से जाएगा, इसी थ्रू जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जाएगा। दिस सिस्टम फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड देन टिश्यू ऑफ द फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, जो हमने ऑक्सीजन लिया है वो हमारे लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर टिश्यू में जाएगा। टिश्यू तो आपको पता है सेल्स का बना होता है, सेल्स में जाएगा। और पिछला स्टेप हमने बता दिया सेल्स में क्या होता है।
रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, सेलुलर रेस्पायरेशन आउट ऑफ द बॉडी। सेलुलर रेस्पायरेशन जब होगा तो हर प्रोसेस में हमने आपको दिखाया कि CO2 बनेगा और उस CO2 को हमारा बॉडी एक्सपेल्ड आउट कर देगा। ठीक है, कह रहा ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम में बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कंपोनेंट्स। पहला है कंडक्शन ऑफ गैसेज, दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जब हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो वहाँ पे 2 स्टेप होते हैं। पहला कंडक्शन, जो एयर है वो बाहर से मतलब एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स तक जाएगा। लंग्स में जाने के बाद लंग्स ब्लड के साथ जो डिफ्यूजन होगा, तो पहला है कि कंडक्शन होगा, मतलब बाहर से अंदर चला गया, और एक्सचेंज का मतलब वहाँ पे एक्सचेंज होगा, डिफ्यूजन होगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। ये हमारा पाथवे है, एयर का क्या है, पाथवे है। जब हम सांस लेते हैं तो पहले हमारा ये जो नोस्ट्रिल किसको बोलते हैं, ये जो हमारा नोज है, नोज का ये जो 2 ओपनिंग है, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल बोलते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, एक इंस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो नोस्ट्रिल से एयर कहाँ जाएगा, नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज, ये जो पाइप अंदर गया है उसको नेजल पैसेज बोलते हैं। फिर उस नेजल पैसेज से फेरिंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में। ये रहा हमारा फेरिंग्स, ये वाला एरिया हमारा क्या है, फेरिंग्स है। पहले ये नोस्ट्रिल में इंटर करेगा, फिर इस फेरिंग्स वाले रीजन में जाएगा, फिर लैरिंक्स में जाएगा, फिर ट्रैकिया में जाएगा, फिर ट्रैकिया 2 पार्ट में बट गया, ब्रोंकाई में और दोनों लंग्स में जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाथवे लिखा हुआ। फेरिंग्स से जाएगा लैरिंक्स में, लैरिंक्स से जाएगा ट्रैकिया में, ट्रैकिया से जाएगा ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से जाएगा ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल से जाएगा एल्वियोलाई में। ठीक है, फेरिंग्स को हम लोग बोलते हैं कॉमन पाथवे। फेरिंग एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा फूड भी आता है और एयर भी आता है, और वहाँ से आने के बाद वहाँ से फिर डिसाइड करता है कि फूड को कहाँ जाना है और एयर को कहाँ जाना है। ठीक है, जब हम जाते हैं लैरिंग्स में, तो लैरिंग्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं आप सुन पा रहे हैं, तो जो हम बोल रहे हैं ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, इसी लैरिंग्स में कुछ एरिया है उसी पे हो रहा है। वहाँ पे 2 वायर लगे हुए हैं, 2 तरीके का फिलामेंट लगा हुआ है, 2 फिलामेंट लगा हुआ है जिसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं। वही जब एयर बाहर निकलता है तो उस फिलामेंट में वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाते हैं ट्रेकिया में। ट्रेकिया को बोलते हैं विंड पाइप, क्या बोलते हैं, विंड पाइप। ठीक है, और आगे जब जाते हैं तो वही ट्रेकिया हमारा 2 पार्ट में, लंग्स में 2 पार्ट में चला गया। ठीक है, डेट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। ये जो पाइप है यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर गया, डेट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। और यही ब्रोंकाई जब आगे और पार्ट में डिवाइड किया तो ब्रोंकियोल्स। ठीक है, और यही ब्रोंकियल जब आगे जाएगा तो यहाँ पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा, बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, एल्वियोलाई बोल रहे हैं। तो ये एल्वियोलाई क्या है, यही है मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यहीं पे क्या होगा, एल्वियोलाई से गैस हमारा कहाँ चला जाएगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगा, एल्वियोलाई में आ जाएगा। ठीक है, अभी समझते हैं कि हम लोग इंस्पायरेशन करते कैसे, सर कैसे हम सांस ले पाते हैं, कैसे छोड़ते हैं, इसके पीछे का मैकेनिज्म बताइए। ठीक है, तो इसके पीछे का मैकेनिज्म आपको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट सर जी, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या याद रखना पड़ेगा, ये साइंस का कॉन्सेप्ट है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा। एक दूसरे का अपोजिट है, एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, दूसरे को घटाओगे तीसरा बढ़ेगा, पहला बढ़ेगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होता है, लागू होता है। उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो 2 चीज़ें, एक हमारे लंग्स के अंदर क्या है, एयर है ना, लंग्स के अंदर एयर लेना है हमको बाहर से। ठीक है, तो बाहर एटमॉस्फेयर के एयर में तो कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। एटमॉस्फेयर के वॉल्यूम में हम वॉल्यूम को ना ही हम घटा सकते हैं और ना ही हम बढ़ा सकते हैं, बट हमारे बॉडी के अंदर जो लंग्स के अंदर जो एयर है या प्रेशर है या जो एरिया है उसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो वही मैकेनिज्म करेंगे। यहाँ पे कह रहा है हमारे, जब आप इस थोरेक्स को देखेंगे, ठीक है, जब आप इस एरिया को देखते हैं, ये हमारा ट्रंक वाला एरिया है, नीचे में एब्डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, एब्डोमेन, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, थोरेक्स बोलते हैं। तो जो हमारा लंग्स है वो थोरेसिक कैविटी में है, ये रीब केज है, इसी रीब केज के अंदर प्रोटेक्टेड है हमारा लंग्स। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है भाई,
तो इस एब्डोमेन और थोरैक्स के बीच में एक मसल्स है, क्या है, एक मसल्स है, दैट मसल्स इज कॉल्ड डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सांस लेने और सांस छोड़ने में, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में। उसके बाद हमारा जो रिब्स है, रिब्स के अपर साइड में और लोअर साइड में भी कुछ मसल्स हैं। जब आप सांस लेते हो तो आप सांस लेते हो तो ये फूल जाता है ना, अप की तरफ जाता है, अपर अपवर्ड, ठीक है, और डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड हो जाता है ना। तो ये क्यों होता है, इसमें भी कुछ मसल्स है जो इसमें रोल निभा रहा है, ठीक है। अब समझते हैं, कर रहा था मसल्स ऑफ डायफ्राम। ये जो मसल्स है, मसल्स का जो डायफ्राम का जो मसल्स है, एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। हमने क्या बोला, रिब्स जो है, रिब्स पे दो तरीके का मसल्स है। अपर साइड में जो मसल्स है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर, बाहर, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटर का मतलब बीच में, कोस्टल का मतलब रीब, रिब्स के बीच में जो मसल्स है, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ा, एक्सटर्नल मतलब बाहर है, इंटर का मतलब बीच में, किसके बीच में भाई, कोस्टल मतलब कार्टिलेज के बीच में। तो कार्टिलेज के, कौन सा कार्टिलेज, ये रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल, इस रिब्स के बीच में जो मसल्स है हमारा, उसको बोल रहे हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स याद रखना है, दो तरीके का है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल, एक्सटर्नल वाला यहाँ पे इनहेलेशन में रोल कर रहा है, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो एक्सटर्नल वाला रोल अदा करता है, जब हम सांस छोड़ेंगे तो इंटरनल वाला, उल्टा याद रखना है। इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल मसल्स और एक्सपायरेशन में इंटरनल मसल्स, ठीक है। तो कह रहा था मसल्स ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। आपको ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि मसल्स का ये नेचर है, मसल्स को यही काम मिला है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है, ठीक है। तो ये भी मसल्स है, तो इन मसल्स का भी यही काम है कि कॉन्ट्रैक्ट कराना है और रिलैक्स करवाना है, ठीक है। जब हमारा जनरली हम जब सिंपल देखते हैं, ठीक है, जब सिंपल हम देखते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है ऐसे होता है, ठीक है। उसके ऊपर में कौन है, लंग्स है। हमारा डायफ्राम कुछ ऐसा होता है, डोम शेप। कैसा होता है, डोम शेप होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये छोटा हो जाता है और फ्लैट हो जाता है, ऐसे हो जाता है। जब ऐसे था, ठीक था, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे इसको, डायफ्राम को, तो क्या हुआ, ये नीचे आया तो एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। हमारे थोरैक्स का एरिया क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। द डायफ्राम बिकम्स फ्लैट एंड एरिया इंक्रीज इन द थोरैक्स। एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। जब एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। जब अंदर का प्रेशर कम रहेगा और बाहर का प्रेशर ज्यादा रहेगा तो एयर कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर, ठीक है। द प्रेशर डिक्रीज इनसाइड द थोरैक्स। थोरैक्स के अंदर प्रेशर घट गया तो एयर इंटर्स इन द लंग्स। एयर कहाँ इंटर कर जाएगा, लंग्स के अंदर। तो ये रहा हमारा इंस्पायरेशन, जब सांस लेते हैं तब ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आता है एक्सहेलेशन, सांस छोड़ेंगे तब क्या होगा, ठीक है, एक्सहेलेशन, और इसी को एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। कह रहा द मसल्स ऑफ डायफ्राम एंड इंटरनल, याद है एक्सटर्नल वहां पे बात किया था, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स। ये जो मसल्स अभी हमने आपको बताया, ये जो डायफ्राम था पहले ऐसा था, कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसा हुआ था तो एरिया बढ़ा दिया था, लेकिन अब ये रिलैक्स करेगा, अपने ओरिजिनल कंडीशन में जाएगा, ओरिजिनल स्टेट में जाएगा तो वापस ऐसे होगा। जब वापस ऐसे होगा, डोम शेप होगा, तो ये लंग्स पे क्या डालेगा, प्रेशर डालेगा, प्रेशर बढ़ा देगा, एरिया घटेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, द डायफ्राम बिकम्स डोम शेप एंड वॉल्यूम डिक्रीज। वॉल्यूम घटेगा तो इन द थोरैक्स, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज इनसाइड द थोरैक्स। जब अंदर प्रेशर ज्यादा है और बाहर प्रेशर कम है तो क्या होगा, एयर अंदर से बाहर आ जाएगा। द एयर गोज आउट द लंग्स। आपको पता है हमेशा कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ये जो हमारा डायफ्राम है अब क्या हो गया, रिलैक्स हुआ, अपने नॉर्मल स्टेट में गया और इस लंग्स पे प्रेशर डाला, है ना, तो प्रेशर यहाँ इंक्रीज किया, ठीक है, और वो बाहर चला गया एयर। चलो अब आते हैं गैसियस एक्सचेंज। हमने अभी कंडक्शन पढ़ा, कैसे कंडक्शन हो रहा है, ठीक ना, एयर कैसे जा रहा है और कैसे आ रहा है। अब एक्सचेंज कैसे होगा, हमने कहा था कि दो स्टेप है, एक कंडक्शन और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 स्टेप है, एक कंडक्शन और एक एक्सचेंज। तो अब एक्सचेंज को समझते हैं। ये हमारा एल्वियोलाई है, इस तरीके का 300, याद रखना है, 300 बिलियंस
300 बिलियन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हमारे लंग्स में है, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं। 300 बिलियंस एल्वियोलाई हमारे लंग्स में है, जो माइक्रोस्कोपिक है, आप उसको देख नहीं सकते हैं। बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, उसी बैलून में हवा जाके भरेगा और उस बैलून के आसपास में क्या लगे हुए हैं? ब्लड वेसल्स लगे हुए हैं, कैपिलरीज लगी हुई है, और वहां से क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो, ये हमारा क्या है? एल्वियोलाई है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? एल्वियोलाई है। ये हमारा एल्वियोलाई है, ये ब्लैक कलर से आपको हम दिखा रहे हैं, ये हमारा एल्वियोलाई है। इस तरीके का 300 बिलियंस है, हम एक को लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? एल्वियोलाई है। अब एल्वियोलाई में क्या हुआ? बगल में कौन गुजरा है? बगल से कौन निकला है? बगल से कैपिलरीज है, ब्लड का कैपिलरीज है। जैसे ही इसमें एयर आएगा, आपको पता है जब हम एयर सांस लिए तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा है, ब्लड में कम है, तो आराम से ब्लड में चला जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है भैया। और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और हमारे लंग्स में एल्वियोलाई में कम है, तो आराम से क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन हो जाएगा, गैस क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। यही मैकेनिज्म हमारे एल्वियोलाई में होता है, ठीक है। तो ये था हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्लांट्स भी हमारा दोस्त है, उसके बारे में भी जानना हमारा कर्तव्य है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, भाई प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। करा प्लांट यूज एरोबिक, प्लांट कैसे करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। प्लांट को कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो एनारोबिक नहीं करेगा। रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड, इसको ज्यादा एक्टिविटी नहीं करनी होती, इसीलिए इसको कम ही एनर्जी चाहिए, वो आराम से सांस लेता है। हेंस प्लांट्स रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, इनटेक का मतलब इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल बाहर करते हैं। उसी तरीके से प्लांट भी सांस लेता है। अब आप कहोगे कि सर प्लांट को तो हमने कभी नोज उसके पास नहीं देखा है, उसके पास तो कोई अपना लंग्स नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो सिंपल डिफ्यूजन करता है, क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वो एक्टिविटी हमारी तरह ज़्यादा बोलता नहीं है, ज़्यादा काम नहीं करता है, ठीक है, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो वो सिंपल अपना काम चला लेता है सिंपल डिफ्यूजन से। कह दे डू नॉट हैव स्पेशल, कोई स्पेशल ऑर्गन इसके पास नहीं है गैसियस एक्सचेंज के लिए। जिस तरीके से हमारे पास नोज, ट्रैकिया, लंग्स, पूरा लंग्स पड़ा हुआ है ना, इस तरीके से इसके पास कुछ नहीं होता है। बट दे हैव स्टोमाटा, पिछले चैप्टर में हमने कहा था कि लीफ पे स्टोमाटल पोर होते हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक पोर होते हैं, उस पोर्स से क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज होता है। तो वहाँ से फोटोसिंथेसिस वाला भी गैस, फोटोसिंथेसिस भी जब करेगा प्लांट, तो उसी होल से क्या करेगा? वो गैस का एक्सचेंज करेगा और रेस्पिरेशन भी करेगा, तो वहीं से कर लेगा। लेकिन स्टेम में जाएंगे, स्टेम में प्लांट का जो स्टेम है वहाँ पे लेंटिसेल मिलेगा, वहाँ पे भी कुछ आपको होल से दिखाई देंगे, उससे वो क्या करेगा? इसी पर्पज से यूज करेगा, वो लेंटिसेल को उसी तरीके से यूज करेगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा क्या है? प्लांट है। प्लांट के लीफ में आपको पता है कि माइक्रोस्कोपिक पोर होते हैं, उस माइक्रोस्कोपिक पोर को क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। उसी स्टोमाटा से क्या करेगा? ये ऑक्सीजन लेगा, और ये जो ग्लूकोज इसने खाया है, इसने जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाया है, इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा और साथ में क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये ब्रेक डाउन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो साथ में क्या निकलेगा? एटीपी। क्या निकलेगा? एटीपी। और इस एटीपी को यूज करके वो बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे रूट में भी होगा, रूट हेयर्स होते हैं, क्या होते हैं? रूट हेयर्स होते हैं, वहां से वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को इनहेल करेगा, मतलब एक्सचेंज कर लेगा। स्टेम में आ जाए तो लेंटिसेल होते हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक पोर होते हैं जो लेंटिसेल कहलाते हैं, वहाँ से ये लोग गैस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? सिंपल होता है, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा रेस्पिरेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।